हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अविनाश कुमार। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बीपीएससी प्रिपरेशन को लेकर। यहाँ पर सेपरेट 69वीं के ऊपर हम लोग नहीं बात कर रहे। आने वाले बीपीएससी के जो भी वैकेंसीज है उन वैकेंसीज के प्रिपरेशन के सही तरीका क्या है, जो यूट्यूब के ऊपर टीचर बताते हैं, जो आपके टीचर बताते हैं कि हाँ घटना चक्र पढ़ लो, क्या ये सही मेथड है। अब इसी मेथड से लगातार आप देते आ रहे हो एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर हम लोग फोकस करेंगे एक सही मेथड आपका क्या होना चाहिए बीपीएससी प्रिपरेशन को लेकर। और यहां पर जो भी होगा एक रियलिस्टिक वे में हम लोग बात करेंगे। और जो आप करते हैं, यदि ये मेथड से आप अपने प्रिपरेशन को, आप अपने स्ट्रेटजी को बनाते हैं, तो मैं डेफिनेटली श्योर हूं आप इस बीपीएससी 69वीं बीपीएससी में आप जगह नहीं बना पाए, एक सीट अपने लिए कैप्चर नहीं कर पाए, पर 17वीं बीपीएससी के लिए एक सीट आप अपने लिए कैप्चर करके चलोगे। हमें शॉर्ट टर्म के लिए नहीं सोचना है, हमें सिर्फ 69वीं बीपीएससी के लिए नहीं सोचना है, हमें चलना है आगे के जो बीपीएससी आएंगे, 17वीं बीपीएससी में आएंगे, तो वहां पर आप बाहर ना हो, वहां पर आप एक सीट कंफर्म कर लो। जैसे जितने भी कैंडिडेट क्या, जितने भी टीचर हैं, जितने भी बीपीएससी के प्रिपरेशन करवाते हैं, वो मेन फोकस क्या करते हैं, प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर। भैया आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर लो, उसके बाद हमारे कोचिंग में आ जाओ, हम मेंस एग्जाम की तैयारी करवा देंगे। क्या उस शॉर्ट टर्म में, यानी मेंस एग्जाम में अब हमें कितना समय मिलते हैं, 3 से 4 मंथ, ज्यादा से ज्यादा आपका किस्मत सही रहता है तो 5 मंथ मिल जाते हैं, 3 से 4 मंथ मैक्सिमम मिलते हैं। अभी इस 3 से 4 मंथ में एक मेंस एग्जाम का प्रॉपर कंप्लीट सिलेबस को आपको कवर करना, आपको अपने माइंड में रखना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम होता है। तो इसी टॉपिक ऊपर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यहां पर सबसे पहले यह तय करना जरूरी है आपको कि आपको क्या चाहिए। चाहे 69वीं बीपीएससी की प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करके आप 50,000 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, देन आप चले जाओ घटनाचक्र पढ़ जाओ, लुसेंट आप एक बार रिवीजन कर जाओ, आपको 50,000 डेफिनेटली मिल जाएंगे। पर मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप 50,000 के लिए ना जाओ। 50,000 लेने के लिए कभी भी आप ले लोगे, इस एग्जाम के लिए नहीं। आपके पास 37 मैक्सिमम एज है और कभी भी आप जाकर ले सकते हो। आप अब भी करीब 26-27 साल के हो, या अब भी 28-29 करीब है, तो अभी भी आपके पास 7 साल हैं। यदि आप 50,000 टारगेट लेकर चल रहे हो, तो आप आगे चलकर जब आप फाइनल सिलेक्शन लोगे, ज्यादा मजा उसमें है ना कि आपको 50,000 लेने में। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आपका प्रायोरिटी क्या है ये क्लियर होना चाहिए। आप बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करके अपने दोस्तों को सिर्फ बताना चाहते हो, 50,000 सिर्फ लेना चाहते हो, तो घटना चक्र चले जाओ, लुसेंट चले जाओ, कोई रोकेगा नहीं प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर करने के लिए। पर यहां पर हम लोग बात करेंगे मेंस एग्जाम के फोकस के हिसाब से। मेंस एग्जाम को लेकर हमें करनी क्या चाहिए, अपनी स्ट्रेटजी आज के आज, अभी के अभी आपको बदलने की जरूरत है। आपको मेन फोकस करना है मेंस एग्जाम को लेकर। आप मेंस एग्जाम को फोकस करते हैं, मेंस एग्जाम के सिलेबस को आप कवर करते हैं, 10 जाकर आपका काम बनेगा। यदि आप मेंस एग्जाम के सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं, आपका काम नहीं बनने वाला। अब यहां पर मैंने चैट जीपीटी की भी मदद लिया है, बस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए। जैसे पहला पॉइंट यहां पर यह कहा जा रहा है कि सिलेबस को आप समझे। अब सिलेबस समझना क्यों जरूरी है। यहां पर सिलेबस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि आपको प्रिपरेशन करने में आसानी हो। जैसे बहुत सारे टीचर ये बोलते हैं कि सिलेबस की जगह आप हमारे पास आ जाओ, आपको सब कुछ हम करवा कर दे देंगे। क्या आपको अभी तक जो भी टीचर ने, जो भी कोचिंग संस्थान ने, जो भी इंस्टीट्यूट ने आपको बैठा कर पढ़ाया, क्या उससे आपको कोई फायदा हुआ है? 64वीं आपने बीपीएससी दे रखा है, 65वीं दे रखा है, 66वीं दे रखा है, 67वीं दे रखा है, 69वीं देने जा रहे हो आप। इन सारे एग्जामों में से लगभग 3 से 4 में प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर रखा है, पर मेंस एग्जाम में आप फंस जाते हो। जब अगले बीपीएससी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, फिर से आप क्या करते हो, प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर फोकस करने लगते हो। यानी ये एक रोटेशन, एक साइकिल बन गए हैं कि जब भी बीपीएससी के वैकेंसीज आएंगे, आप सिर्फ प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर ही फोकस रहोगे। मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन कभी आपसे प्रॉपर वे में हो ही नहीं पाता। तो हमें ये फोकस करना है कि मेंस एग्जाम के सिलेबस आप सही से कवर कर लो, तो कम से कम आपके 60% जो प्रश्न रहेंगे, उस जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, उस प्रिलिमिनरी एग्जाम का 60% प्रश्न आप कवर कर लोगे। कोई दिक्कत नहीं आएगा 60% प्रश्न को कवर करने में। तो मेन फोकस है आपको सिलेबस को समझना है, और सिलेबस को आज से छोटे टॉपिक में बांट दो ना। जैसे आप गांधी जी के बारे में आप पढ़ना स्टार्ट किया, ठीक है, अब गांधी जी से रिलेटेड कई एस्पेक्ट में प्रश्न पूछे जाते हैं।
अब सभी एस्पेक्ट, जितने भी एस्पेक्ट में प्रश्न पूछे जाएंगे, पहले वाला समय तो रहा नहीं। बीपीएससी में लगातार चेंजेस आ रहे हैं, प्रश्न के पूछने के तरीके बदल रहे हैं। आपको भी इसी तरह से आपको खुद को इवॉल्व करने होंगे। यदि आप खुद को इवॉल्व नहीं करते हैं तो आप बीपीएससी के लिए कभी भी सूट नहीं होंगे। अब बीपीएससी के एक सीट आप कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप खुद को भी इवॉल्व करें। सिलेबस में जो गांधी जी के बारे में आपको उनके सारे जो भी जिस तरह के भी प्रश्न बनेंगे, उन सारे प्रश्न को अलग अलग सेपरेट छोटे छोटे टॉपिक में बांटकर आप सबसे पहले तैयार करें, जिससे आपका एक तो गांधी जी से रिलेटेड, एमसीक्यू से रिलेटेड प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो पूछेंगे ये आपका कंप्लीट होगा। मेंस एग्जाम में जो भी जिस तरह के प्रश्न बनाए जा सकते थे वो सारे प्रश्न आपके कवर हो गए। तो ये इस तरह, इस मेथड से आप लेकर चलेंगे ना आगे, सभी टॉपिक को लेकर सभी एक छोटे छोटे टर्म में बांट दो। छोटे या जैसे गांधी जी के जो किसान जैसे चंपारण सत्याग्रह, उनका एस्पेक्ट क्या रहा, भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ा, आने वाले समय में उसके ऊपर क्या चीज हुए, तो जो भी एस्पेक्ट है सारे एस्पेक्ट को आप कवर कर लेते हो। तो मेंस एग्जाम में जब बैठोगे ना, आप सभी कैंडिडेट से अलग अपना स्कोर करके आओगे। तो ये चीज आपको लेकर चलना है। तो सिलेबस हमें हमेशा समझने की जरूरत है और हमेशा आपके सामने होने की जरूरत है। अब सिलेबस आपके सामने नहीं है, हमेशा आप यही तरीके से सिर्फ बीपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम पर ही फोकस रह जाओगे। कभी भी फाइनल सिलेक्शन ले पाना बहुत टफ का नामुमकिन रहेंगे। दिन यहां पर आता एक स्टडी प्लान को लेकर। अब ये ज्यादातर लोग गलती यहां पर करते हैं। स्टडी प्लान इस तरह से लेकर चलते हैं कि हमें एक महीने में क्या कंप्लीट करना है। हमें एक महीने के लिए नहीं सोचना है, हमें सिलेबस में सारे टॉपिक दिए हुए हैं। अब उस सिलेबस को आप अपने हिसाब से मॉडिफाई करो। सिलेबस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करने के फायदा क्या होंगे, आपको यह पता होगा कि आज हमें क्या करना है, आपको यह पता होगा कि आज हमें पढ़ना क्या है, कल के दिन हमें क्या पढ़ना होगा। तो कल के दिन डिसाइड कर लेंगे। जो भी मॉडिफाई करके आपने सिलेबस प्रिपेयर करके रखा है अपने पास, एक नोटबुक आप लो, उस एक जैसे गांधी जी के एस्पेक्ट के ऊपर मैंने कहा, गांधी जी के एस्पेक्ट के ऊपर जितने भी प्रश्न बनेंगे तो अलग अलग टॉपिक के ऊपर बनेंगे, ठीक है। उनके बेसिक इंफॉर्मेशन तो सब कोई जानता है, पर हर टॉपिक को लेकर उनका क्या समाज के ऊपर सोशल का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये चीज भी हमें एस्पेक्ट कवर करने हैं। तो सारे एस्पेक्ट को आपको एक सेपरेट नोटबुक में पॉइंटर बनाकर आप कंप्लीट करते हैं और उसी हिसाब से डेली बेसिस के ऊपर, आज मैंने गांधी जी के बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट करना, कल के दिन चंपारण सत्याग्रह के ऊपर कंप्लीट करेंगे, अगले दिन खेड़ा आंदोलन के ऊपर कंप्लीट करेंगे, अगले दिन असहयोग आंदोलन को लेकर कंप्लीट करेंगे। तो ये चीजें समय के साथ हमें करने हैं। आज हम गांधी जी के व्यक्तित्व के ऊपर का कंप्लीट करेंगे, यानी आप गांधी जी के बारे में बहुत सारे टॉपिकों पर प्रश्न बनते हैं जो लगातार बदलते आ रहे हैं। पहले वाला समय तो रह नहीं गया। बीपीएससी आने वाले समय में जो प्रश्न पूछने के तरीके और बदलेगी और आपको अपने आपको इसी तरह से इवॉल्व करने, ना कि वही पुराना तरीका कि ये जो प्रश्न आ रहे हैं बीपीएससी के पुराने तरीके से, उसी तरीके से आप अपने आप को प्रिपरेशन करते जा रहे हो, तो ये गलत होगा। और जितना हो सके एक रियलिस्टिक वे में टाइम बॉन्ड फिक्स करो कि हमें बीपीएससी प्रिपरेशन के लिए 3 घंटे देने या 4 घंटे देने, और जितना भी दे पाओ वो एग्जैक्ट और पूरी तरह से एक्चुअल में ऑनेस्टी के साथ आप दे पाओ, तो आपका सही प्रिपरेशन में कोई मुश्किल नहीं आने वाला। तो अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करना बहुत जरूरी है। ज्यादातर टीचर, ज्यादातर कैंडिडेट भी बात करें जो इससे पहले क्लियर कर रखा, वो सीधे फोकस करवाते हैं आप लुसेंट पढ़ लो, जनरल साइंस के लिए स्पीडी पढ़ लो या घटना चक्र आप पढ़ लो। क्या उससे आपको फायदा हुए? यदि फायदा हुए तो आप पढ़ लो, कोई रोकने वाला नहीं है। यदि फायदा नहीं हुए हैं, आप 67वीं 68वीं 64वीं 65वीं 66वीं सब देते आ रहे हो, अभी तक एक सीट भी जगह नहीं बना पाए हो मेंस एग्जाम में, जिस लेवल पर आपको राइटिंग होनी चाहिए उस लेवल पर राइटिंग नहीं हो पाया, तो बदलने की जरूरत है अपनी स्ट्रेटजी को। यहां पर घटना चक्र पढ़ने से सिर्फ आप प्रिलिमिनरी एग्जाम क्लियर कर पाओगे? आप लगातार घटना चक्र पढ़ते आ रहे हो, आप लगातार लुसेंट पढ़ते आ रहे हो, लगातार एसपीडी पढ़ते आ रहे हो। आप खुद के ऊपर भरोसा करो, जब मेंस एग्जाम आएगा जो भी घटना चक्र पढ़ रखा है वो काम आने वाला है। जरूरत नहीं है कि बार बार रिविजन करें। हाँ, एग्जाम के 1 मंथ पहले बचते हैं समय, तो 1 मंथ पहले आपको जरूरत पड़ते हैं, पर इतना भी जरूरत नहीं पड़ता कि आप सिर्फ घटना चक्र को स्टैंडर्ड बुक मान लो।
तो हर सब्जेक्ट के लिए एक स्टैंडर्ड बुक होना बहुत जरूरी है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की ऊपर बात करें, मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी प्रश्न आएंगे, जैसे बिपिन चंद्रा के बुक हो गए, एस.के. पांडे सर का बुक हो गए, तो इन बुक से एक बेसिक लेवल आपको एक समझ, अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगा कि हमें किस तरह से राइटिंग लिखने होते हैं। आपको घटना चक्र ये तो कभी भी नहीं समझा पाएगा, आपको लुसेंट ये चीज तो आपको कभी भी डेवलप आपके अंदर नहीं कर पाएगा। तो ये चीज आप फॉलो क्यों कर रहे हो? आप शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर जा क्यों रहे हो? प्रिलिमिनरी एग्जाम के ऊपर जा क्यों रहे हो? प्रिलिमिनरी एग्जाम की जगह आप मेंस एग्जाम के टारगेट लेके चलो, आप इंटरव्यू के प्रिपरेशन अभी से ही लेकर चलो कि आप अपने आप में धीरे धीरे बदलाव करते जाओ। इंटरव्यू में जो चीज आप इंटरव्यू के समय प्रिपरेशन में आप वो चीजें करो, उससे पहले कि हम अभी से ही करना स्टार्ट कर दें, कि धीरे धीरे करके मान लेते 69वीं बीपीएससी में आप जगह नहीं बना पाए, पर 17 जब आगे जो 70 से बीपीएससी आएंगे वहां पर आपको मदद मिलेगा। यहां पर आप जगह नहीं बना पाए अगले में, पर हमें शॉर्ट टर्म गोल के ऊपर नहीं जाना है, एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करने, और जितना हो सके, जैसे इंडियन ज्योग्राफी के लिए बहुत सारे लोग बताते हैं कि महेश बनवाल फॉलो कर लो, आप महेश बनवाल फॉलो कर लेते हो, पर जो आपके अंदर एक मेंस राइटिंग को लेकर जो अभी तक डेवलप नहीं हो पाए, जो स्किल आपका होना चाहिए, यह स्किल महेश बनवाल आपको तैयार करके नहीं दे पाएगा। हाँ, ये आपको समझ में बता देगा कि क्रक्स कैसे बनते हैं, छोटे पॉइंट में पॉइंटर कैसे बनाए जाते हैं, ये आपको महेश बनवाल से आप आसानी से समझ सकते हो। बहुत बेहतरीन तरीके से इस पॉइंट को डिस्क्राइब कर रखा है। डिस्क्राइब नहीं, आप उनके जो लिखने की शैली आप देखोगे, जो तरीके से लिखा है बुक को, उस तरीके से आपको पॉइंटर कैसे बनते हैं, क्रक्स कैसे बनते हैं, कितने छोटे से छोटे सेंटेंस में पूरा एक पॉइंट को कैसे लिख सकते हैं, वो सारा आपको महेश बनवाल आपको तैयार करके दे देगा। पर ये जो आपका बेस है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग है कि ज्योग्राफी को लेकर हमें राइटिंग किस तरह से हमें करना है, ये स्किल कोई और बेसिक बुक ही आपको कर पाएगी। ये एक तरह से नोट बुक है जो आप महेश बनवाल, जो लोग भी टीचर बताते कि महेश बनवाल ज्योग्राफी के लिए आप कर लो, ये सिर्फ एक नोटबुक है। नोटबुक को नोटबुक की तरह देखो, ये प्रिलिमिनरी एग्जाम में आपको बहुत हेल्प कर सकता है, पर आपको मेंस राइटिंग के स्किल इंप्रूव करने में ये लगभग ना के बराबर हेल्प करेंगे, क्योंकि यहां पर इंफॉर्मेशन बस फैक्ट के बेस के ऊपर दिए होते हैं, जो एग्जाम जब मेंस एग्जाम आपके हो रहे होते हैं वहां पर रिवीजन करके, क्योंकि आप फैक्ट हमेशा परमानेंट याद नहीं कर सकते, यदि आप अपना नोट बना रखा है तो ये महेश बनवाल बुक की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप अपना नोट आपका प्रिपेयर है, तो एक तरह से महेश बनवाल की बुक आपका एक तरह से नोट है। तो ये कभी भी अपना जो बुक चुनना है ना, ये किसी टीचर के रेफरेंस के ऊपर नहीं चुनना है। हमें क्या जरूरत है, हमें ज्योग्राफी को लेकर हमें क्या स्किल डेवलप करने हैं खुद के अंदर, और उस स्किल को एक बेसिक बुक से, जो स्टैंडर्ड बुक है, उससे डेवलप होंगे। तो बुक भी ज्योग्राफी को जब भी चुने, अपने ही हिसाब से चुने कि हमें ज्योग्राफी के सब्जेक्ट के ऊपर क्या मेहनत करनी है। इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के लिए जब आप बात आएगी तो वहां पर भी एक स्टैंडर्ड बुक का चुनाव करें, ना कि बेसिक रेगुलर बुक को जिससे आप प्रिलिमिनरी एग्जाम में ही सिर्फ मदद ले पाओ। हमें लॉन्ग टर्म सोच कर चलना है कि भैया 69वीं चला गया, पर 17वीं में या 71वीं बीपीएससी में एक सीट तो पक्का रहेंगे। हमें शॉर्ट टर्म के लिए लेकर नहीं गोल बनाने। देन बात करें करंट अफेयर नॉलेज, इसके ऊपर तो आप सभी लोग जानते हैं क्या करना है, तो इसके ऊपर ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे। प्रैक्टिस विद प्रीवियस पेपर, हाँ बहुत जरूरी होता है प्रीवियस पेपर, पर प्रीवियस पेपर अब रेलेवेंट बहुत कम रह जा रहे हैं, ज्यादा नहीं, पिछले 5 साल की प्रिपरेशन आप प्रीवियस पेपर को आप सॉल्व करो, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि समय बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। पेपर में प्रश्न पूछने के तरीके बदल चुके हैं। बहुत सारे लोग सजेस्ट करते हैं, बहुत टीचर सजेस्ट करते हैं कि भैया आप पुरानी बुक को, पुराने क्वेश्चन को आप पूरी तरह से रट्टा मार दो। क्या फायदा मिलता है? फायदा मिलता है प्रिलिमिनरी एग्जाम में, उसके बाद क्या फायदा मिल पाता है? नहीं मिल पाता। आप वही नंबर बढ़ते जाते हैं, अब 71वीं आ जाएगा, 72वीं आ जाएगा, वहां पर नंबर बढ़ते जाएंगे, तब तक एज जो जिस तरीके से आपके भाग रहे हैं वो एज एक समय में खत्म हो जाएंगे। आप सिर्फ प्रिपरेशन के ऊपर ही लगे रह जाओगे। फाइनल सिलेक्शन वो दूरी हमेशा जब आपने स्टार्ट किया था, जो दूरी आपको मैं फाइनल सिलेक्शन के लिए थे, वो आपको जब आप खत्म करोगे बीपीएससी के, अपना एज 37 कंप्लीट करोगे, वो दूरी उस समय भी बना रहेगा। तो हमें थोड़ा सा अपने तरीके बदलने की जरूरत है, टीचर के बेस के ऊपर नहीं जाना। आपको क्या लगता है, आपको क्या सोचते हो कि हमें इस सिलेबस को, इस टॉपिक को किस तरह से आप कवर कर सकते हो? आपको लगता है कि हाँ प्रीवियस पेपर को पढ़ने से फायदे मिल रहे, तो पढ़ते रहो, कोई रोकने वाला नहीं है।
यदि फायदे नहीं मिल रहे, आप भूल जाओ ना, क्या करके आप एक ही चीज जगह पर अटके हुए खुद को रखना। देन बात करें मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट जरूरी होता है, पर मॉक टेस्ट इतना भी जरूरी नहीं होता। बिहार में स्पेशली जितने भी कैंडिडेट हैं, वो अभी तक इस चीज को आप अभी तक नहीं समझ पाए। एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना और मॉक टेस्ट लगाना, ये दो चीज, चाहे प्रिलिमिनरी एग्जाम के प्रिपरेशन करने होते हैं या मेंस एग्जाम के प्रिपरेशन करने होते हैं, बुक उनका स्टैंडर्ड यही होता है, एमसीक्यू बेस। अरे भैया, इससे आप आगे निकलो। मेंस एग्जाम के आप प्रिलिमिनरी एग्जाम देने जा रहे हो, जब प्रिलिमिनरी एग्जाम के समय आएगा, उस समय कम से कम 2 प्रैक्टिस सेट लगा लो, यानी आपके पास 20 से 22 प्रैक्टिस सेट लगा लो। ये इंप्रूव करेगा आपको क्वेश्चन को समझने में, किस तरह से एमसीक्यूज को प्रैक्टिस किया जाता है। एग्जाम हॉल में आप कम से कम गलतियां करो, ये चीज आपको मदद कर देगा। मॉक टेस्ट पर हमेशा नहीं मॉक टेस्ट लगाने, मॉक टेस्ट एक लिमिटेड वे में लगाने। मेन आपका कवर करना है आपका अपना सिलेबस, रिवीजन तो आपको करना ही होंगे। देन और बाकी पॉइंट के ऊपर ये डिस्क्राइब किया गया। अब यहां पर मैं इसी हिसाब से सजेस्ट करूंगा कि आपको प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनानी चाहिए। अब आगे चलकर किसी और वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। यदि यहां पर रिस्पांस अच्छा रहता है तो आगे चलकर एक वीडियो जरूर आएंगे जहां पर हम डिटेल में बात करेंगे कि हर टॉपिक के लिए एक स्टैंडर्ड बुक, कई सारे स्टैंडर्ड बुक के ऊपर बात करेंगे। उन स्टैंडर्ड बुक से आप अपने लिए एक सही से स्टैंडर्ड बुक चुन पाओ और आप अपना स्किल, जो मेंस राइटिंग का स्किल है, उसे इंप्रूव कर पाओ। इसके पॉइंट व्यू से हम लोग बात करेंगे बुक से रिलेटेड, जो आगे चलकर हम लोग बात करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। अब बस मेरा सीधा और सिंपल सा गोल आपका होना चाहिए, कभी भी शॉर्ट टर्म गोल के पीछे मत भागो। शॉर्ट टर्म गोल के पीछे आप भागोगे, कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा, आपका एज खत्म होंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैंने ज्यादा समय प्रिपरेशन कभी भी नहीं किया। जिस एग्जाम के लिए भी किया है, बस 1-2 एग्जाम ही है गिनकर जिनके लिए सीरियस प्रिपरेशन किया है। बाकी कोई भी एग्जाम के लिए मैंने कभी भी प्रिपरेशन सही से नहीं किया। बस इतना मुझे पता है किस एग्जाम को प्रिपरेशन करने के लिए मुझे क्या करना है। यदि आप ये चीज समझ गए ना कि आपको किस एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए क्या करना है, आप मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 टर्म जाओगे। तीसरे टर्म जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती कि तीसरे टर्म के लिए आप प्रिपरेशन के लिए बैठ जाओ। मैंने कभी भी बीपीएससी को इस लेवल में सीरियस होकर नहीं सोचा, क्योंकि मैं उस स्टेट में अभी नहीं हूं कि मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकूं। अभी माइंड में कुछ और चल रहे हैं, कल जाकर कुछ और चलने लगते हैं, और जब तक ये माइंड स्टेबल पूरी तरह से नहीं हो पाते तब तक मैं बीपीएससी की प्रिपरेशन में नहीं लग सकता। हाँ, आगे चलकर बीपीएससी का एग्जाम दूंगा, पर अभी आने वाले समय में जो भी बीपीएससी आने वाली वैकेंसीज है वहां पर मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूं, क्योंकि सिर्फ अपने अटेम्प्ट सिर्फ पैसे एग्जाम देना, सिर्फ देखने के लिए एग्जाम देना, ये मेरा गोल नहीं है। बस ज्यादा बीपीएससी 2 बीपीएससी एग्जाम अभी तक 3 दे रखा है, ऑडिटर, 64वीं बीपीएससी और इसके पिछले वाले 68वीं बीपीएससी। हाँ, एक और दे रखा था 67वीं या 66वीं दे रखा था। 67वीं नहीं दे रखा, 66वीं दे रखा था। ये 3-4 बीपीएससी एग्जाम दे रखा है। मुझे यहाँ से एक ही चीज समझ में आया, सिर्फ आपका अटेम्प्ट बढ़ते जाएगा, पर मेंस एग्जाम आप फाइनल सिलेक्शन कभी भी नहीं ले पाओगे। तो मैं बस इसी हिसाब से आपको यहाँ पर सारे पॉइंट को डिस्क्राइब किया, और बाकी अब आपके ऊपर छोड़ता हूँ आप क्या चाहते हो। और यदि आप सभी की रिक्वेस्ट ज़्यादा है तो मेंस एग्जाम के बुक के ऊपर बहुत जल्द बात करेंगे, जिससे आपको प्रिलिमिनरी एग्जाम के भी 60% सिलेबस कवर हो जाएंगे। जब एग्जाम के समय आएगा, थोड़ा बहुत घटना चेक पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लेंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस के सेट लगा लेंगे, काम बन जाएगा। इससे ज़्यादा नहीं आता। चलिए, आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।